हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो लेके आया हूं, शुरुआत करते हैं यूसी नेट एनटीए 2021 के प्रैक्टिस सेट। ओके दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट दूसरा। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यूनेस्को असिस्टेड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया इज लोकेटेड। जो यूनेस्को ने पब्लिक लाइब्रेरी बनाया हो किस जगह पर स्थित है? ठीक है, यहाँ कोलकाता दिया है, दिल्ली दिया है, मुंबई दिया, चेन्नई दिया है। ठीक है, जो है लोकेटेड है यह दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चनायर इज अ रिसर्च मेथड। ठीक है, क्वेश्चनायर इज अ रिसर्च मेथड, मेजरमेंट टेक्निक्स, टूल फॉर डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस टेक्निक्स। दोस्तों एक पता होना चाहिए, रिसर्च मेथड हो नहीं सकता क्वेश्चनायर, क्योंकि प्रश्नावली एंड मेजरमेंट टेक्निक्स हो नहीं सकता, स्टैटिस्टिक्स में होता है। और बचता है हमारा टूल फॉर डाटा कलेक्शन, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा है जो ग्राफिकल नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? तो पाई चार्ट एक ग्राफ होता है, बार चार्ट ग्राफ होता है, एंड हिस्टोग्राम भी बार चार्ट होता है, मतलब ग्राफिक टाइप का होता है इस तरह से। ठीक है, और ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो ग्राफ होता है छोटा बड़ा, ठीक है, या फिर ऐसे होते हैं। देखो ऐसे, एक मिनट आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखो, एक में तो ऐसे ऐसे करके जाता है, एक ग्राफ हो गया। ठीक है, या तो फिर ऐसे आएगा, या तो फिर ऐसे जाएगा। ठीक, इस तरीके से जितने सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं है? क्या है? सी है, टेबल विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन्टोलॉजी, एंटोलॉजी क्या होता है पूछा है। एंटोलॉजी क्या होता है? ठीक है, एंटोलॉजी जो होता है, इंडेक्स मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, या फिर कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, या फिर डॉक्यूमेंटेशन सर्विस होता है। ठीक है, तो जो एक ऑन्टोलॉजी होता है, एंटोलॉजी का मतलब होता है कि जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा जो आप डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते हैं उसको बोलते हैं ऑन्टोलॉजी। ठीक है, तो वी विल बी बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोकॉल मीन्स क्या है? प्रोटोकॉल मीन्स क्या होता है पूछा है। प्रोटोकॉल्स मीन्स होता है इंटरचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइस। नहीं बाबा, ये तो नहीं हो सकता। एंड इंटरचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स। नो नो, प्रोटोकॉल नहीं होता है। लिंकिंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स, हाँ यहाँ कुछ हो सकता है। ठीक है, और लिंकिंग बिटवीन टू डिवाइस। तो जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल देखो ध्यान, कंप्यूटर को लिंकेज नहीं करता है, ठीक, वो टू डिवाइस को करता है। क्या करता है? टू डिवाइस को करता है। ठीक है, तो ये होता है डी विल बी करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी विल बी करेक्ट आंसर। प्रोटोकॉल जो होता है मीन्स होता है लिंकेज बिटवीन टू डिवाइस। ओके, तो डी विल बी करेक्ट आंसर होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोनिम। ठीक है, पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोनिम। एक्रोनिम, ठीक है, यूनेस्को यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यूनेस्को दिया हुआ है, देन यूनो, यूएनडीपी, यूजीसी। ठीक है, तो एक्रोनिम जो होता है यहाँ सिर्फ यूनेस्को है। क्या है? यूनेस्को है, ये यूनेस्को क्या है? एक्रोनिम्स है। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप कहता है कि अगला के सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा लगने बहुत बड़ा है पर बहुत इजी है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इजी सवाल। व्हिच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज लॉजिकल इन द लिस्ट ऑफ गिवन। आपको क्या करना है बाबा? आपको इसमें सेट करना है कौन सा स्टेप कैसे आता है भैया। तो ठीक है, बहुत इजी है, पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो, मैंने आपको जमाना था, कभी बताया था या कभी पढ़े होंगे किसी जमाने की बात में, कर ली इसलिए कर दिया। ठीक है, हमने पहले क्या किया है? हमने पहले प्रॉब्लम को बनाया है। क्या है? प्रॉब्लम को देखा है। तो पहले ध्यान रखो किसमें प्रॉब्लम आ रहा है।
प्रॉब्लम भाई सभी में आ रहा है, इसमें डेवलप रिसर्च। तो पहले हमें क्या कौन सा स्टेप रखना है, प्रॉब्लम, क्या करना है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना है, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम। आपको मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में करवाया है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, पढ़े हो तो याद होगा आपको। तो एक हो गया डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, तो इसको यहीं से काट दो, इसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, एंड तीसरे में प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, दो है, पहला है, ठीक है, 1 3 4। अब तीनों में से कोई एक होगा, दूसरा तो क्या हुआ, कट गया, ठीक है। तो अब देखो दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, या तो फिर इसमें देखो दूसरा स्टेप में क्या, एनालिसिस, एनालिसिस नहीं होगा, जाहिर सी बात, तीसरे चौथे पांचवें स्टेप की बात करा, इस पॉइंट ऑफ इसको काट देती है। फिर डिसाइडिंग अबाउट द सैंपल एंड डाटा कलेक्शन टूल्स फॉर्मेशन, भाई ये तो बात ही नहीं आएगा पहले। अब पहले प्रश्न क्वेश्चनर बनाओगे कि नहीं बनाओगे, क्वेश्चनर बनाओगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, रिव्यू लिटरेचर किसी में दिया रिव्यू को हटा दो, ठीक है, क्योंकि सेकंड चैप्टर होता है, सेकंड स्टेप होता है, उसको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ डिसाइडिंग अबाउट द सैंपल एंड डाटा कलेक्शन, अभी डिसाइड कर देना, नहीं बाबा ऐसे थोड़ी होता है डिसाइड कर, अभी तो हम बनाएंगे कि हमारा क्वेश्चनर बनेगा कि हाइपोथेसिस बनेगा, तो उसके बेस पे करेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार हम इसको काट देते हैं, किसको, इसको काट, बचा क्या हमारा, तीसरा बचा। अब आई होप समझ रहे होंगे, पहला है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एनालिसिस, इसलिए कट गया। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा हमारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन, कलेक्शन ऑफ डाटा, गुड, ये रिसर्च डिजाइन फिर डाटा एनालिसिस, देन मतलब जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, ये एकदम सीक्वेंस में है तीसरा। अगर हम चौथे देखते हैं तो यहाँ फैक्ट, लेकिन दूसरा स्टेप पे क्या है, गलत है, इस पॉइंट ऑफ जो इसका सही जवाब होगा वो तीसरा होगा, तीसरा विल बी राइट आंसर, ठीक है। और अब देखते आगे तरफ बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार क्वेश्चन दोस्तों, आप एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको बिलो आर गिवन टू सेट, दो सेट दिया, रिसर्च मेथड सेट 1 और दूसरा डाटा कलेक्शन 2 सेट 2 दिया है। पहले रिसर्च मेथड है और डाटा कलेक्शन किसमें होता है, कैसे आपको इसको करेक्ट करना है, ठीक है, आपको मैच कराना है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आते हैं नेट में, याद रखिए इस चीज को, भी तो बहुत आप इजी प्रश्न देखते थे, लेकिन अब इसमें क्या है, बहुत टफ इस तरह से आते हैं मैचिंग करने के लिए। पहला हमारा क्या है, रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड एंड हिस्टोरिकल मेथड, ठीक है। तो ये होगा जो हमारा, आप ध्यान रखो, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये बहुत सरल सवाल होता है, बस अब ध्यान लगाने की जरूरत है दोस्तों। अब ध्यान रखो, देखो यूजिंग प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा, तो हिस्टोरिकल में हो सकता है, सर्वे में हो सकता है, किसमें हो सकता है, लेकिन एक चीज कॉमन दिख रहा है, अगर आप पकड़ लेंगे तो सवाल आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन आपका सही निकल जाएगा। एक्सपेरिमेंटल है तो एक्सपेरिमेंटल में क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट लगेगा भाई, ये आपको दिमाग में आना चाहिए, आपको चारों से कोई एक। तो पहला क्या है, तीसरा है। अब आ जाओ इसमें, देखो पहला हम तीसरा कहाँ है, तो दूसरे में दिया है, पहले हम तीसरा है, सही है, ठीक है, और किसी पहले में तीसरा दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है ना, सिर्फ दूसरे में दिया है, पहला तीसरा हो गया। बिग आई, अब एक्स फैस्टो क्या हो गया, टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका क्या होगा, ये होगा। फिर आपका सी दिया है, सी का कौन सा दिया, दूसरा दिया, सी कहाँ गया, दूसरे के पास गया। अब बचा है हमारे पास डी का, हिस्टोरिकल में क्या होता है, यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो आप इस एंगल से आप देखेंगे तो दूसरा जो हमारा होगा विल बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, दूसरा हमारा क्या है, विल बी करेक्ट आंसर। मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंटल वे हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा, और आपका डिस्क्रिप्टिव सर्वे तो क्वेश्चनायर हो जाएगा, और हिस्टोरिकल मेथड में यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो अब इसका जवाब कौन सा हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हो, बस एक दो याद हो जाएगा, आप चुटकियों कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन को नेट के एग्जाम में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं, इससे डरना नहीं, आपको सिर्फ करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। सेम उसी तरह क्वेश्चन आया है, ठीक है। उस तरह रिसर्च मेथड, रिसर्च टूल दिया, तो इसमें देखो क्या दिया है, और स्पेसिफिक द टाइप्स ऑफ रिसर्च व्हाइल सेट फर्स्ट इंडिकेट देयर कैरेक्टरिस्टिक। देखो पहले क्या हुआ, देखो टू सेट दिया है, पहला सेट है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिसर्च व्हाइल सेट, अब कौन में किसका हो, किस तरीके का रिसर्च होता है, ये बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च है, इवैल्यूएटिव रिसर्च, ठीक है। अब कौन किसमें रिसर्च होता है, इसमें से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है मेरे भाई। आप बस थोड़ा ठंडे दिमाग से आप सोचो, ठीक है।
फंडामेंटल रिसर्च है, ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च में शायद आपको पता, पहले उसको नहीं पता। अच्छा, अप्लाइड रिसर्च। अच्छा देखो, हम देखते हैं कि एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च हमने क्या है, कभी शायद हमने आपको इसके पहले दिखाया, तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या आता है, इम्प्रूविंग एनर्जेटिक सिचुएशन फ्रॉम द यूज इंटरवेंशन, ठीक है। आप तत्काल के बारे में करते हो ना, इससे रिसर्च है, तत्काल कोई चीज होता है, आप उसके बारे में क्या करते हो, उस चीज का जांच पड़ताल करते हो। तो हमको एक पता हो गया, क्या है, एक पता हो गया कि सी का क्या है, तीसरा है, क्या है, सी का तीसरा है। अब आ जाओ इसमें, देखो सी 1 2 3, ओ माय गॉड, इसमें इसमें भी, इसमें भी। चलो यहाँ से काम आपका नहीं बना, ठीक है, कोई आगे देखते। चलो अच्छा, एक आपको पता चला कि हमने यही पढ़ा है, ठीक है। अब थोड़ा और ध्यान रखो, क्योंकि अब इवेल्युएटिव रिसर्च है, फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। तो जो गुणात्मक रिसर्च होता है ना, वो हमेशा इंपैक्ट ऑफ इंटरवेंशन, जांच पड़ताल का प्रभाव देखता है। ये चीज याद रखो, अगर आपको याद रहेगा तो पकड़ लोगे। अब देखो, हमको ये पता था, हमको ये याद था, ठीक है। अब बी हमारा कहा गया, पहला चला गया, और इसमें इस तरह है नहीं, तो हमने अब डी पे देखा, पहला है, यहाँ पहला है, और इसमें कोई पहला नहीं है, पहला नहीं है, पहला नहीं है, मतलब डी हमारा सही। अगर हमको याद है, थोड़ा सा हमको याद, रिसर्च होता है क्या है, फाइंडिंग आउट, क्योंकि सिर्फ और किसी में फाइंडिंग नहीं है, सिर्फ फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इंपैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन है। इवैल्यूएटिव रिसर्च गुणात्मक रिसर्च में होता है, मूल्यांकन जो रिसर्च होता है आपका होता है, ठीक, उसमें है फाइंडिंग कलेक्ट। मतलब इवैल्यूएशन, आकलन कर रहे हो ना भाई, मूल्यांकन कर रहे हो ना, तो फाइंडिंग का मूल्यांकन होता है। हमको डी का पहला याद था। अब भाई हम इसमें संशोधन नहीं कर, इसको हम काट दिए, इसको काट दिए, ठीक है। अब हम पहले दूसरा देख लिए, पहला का हमारा दूसरा है, डेवलप ऑफ इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थियरी बिल्डिंग, ठीक है। बी हम देख लेते हैं, बी हमारा कहाँ जाता है, आई बी जाता है, बी हमारा कहाँ जाता है, आई बी जाता है, और हमारा बी क्या बच गया, एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ थियरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन। तो हमने दो ही प्रश्नों में क्या किया, सी और डी हमने क्या, कितने उत्तर को प्राप्त कर लिया, ठीक है दोस्तों। मेरा कहने मतलब, हमने ये हमारा तीसरा हमको याद था, ठीक है, और हमने प्रयास किया, हमको लास्ट डी का जवाब मिल गया कि इवेल्युएट, आकलन करना है, किसका करेंगे हम, फाइंडिंग का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, दो हमारा कंफर्म हो गया, सी हमारा तीसरा था, डी हमारा पहला था, हमें दो पढ़ने जरूरत नहीं पड़ी, हम दो आंख बंद करके लगा दिए कि पहला इसका ए सही उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से ए विल बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ओके, फिर हमारा आता है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप जो होता है, ठीक है। क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप हमारा होता है, यह पीएचडी के लिए जो होता है, देखो कहाँ से कैसे दिया था उसके बारे में पूछ रहा है, फेलोशिप के बारे में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज फॉर स्टूडेंट परसुइंग पीएचडी प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम के लिए पीएमआरएफ मिलता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च, प्रधानमंत्री अनुसंधान जो स्कॉलरशिप होता है, दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले नहीं दिया जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईएएससी, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर एंड ये सब किसी और आईटी किसी में नहीं दिया जाता है। एंड आईआईएस, आईआईटी, एनआईटी तो सेम उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नो बाबा नहीं दिया जाता है। सिर्फ दिया जाता है आईआईटीएस एंड आईआईएससीएस, आईआईएससी, ये सिर्फ इन्हीं बच्चों को दिया जाता है। कौन, अगर आप इस फील्ड में आईआईटीएस एंड आईआईएससी अगर आप पीएचडी करते हो, पीएचडी करते हो, तो आपको कौन सा मिलेगा, पीएमआरएफ स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो 4 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा, चौथा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इन विच, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब, ठीक है। प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो डॉक्टरेट लेवल थीसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स एंड सिंपोजियम, ठीक है। तो भाई जो फॉर्मेट इज फॉर्मली होता है, जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें फॉर्मेट टाइप का होता है, वो इस ये मोस्टली इसमें नहीं होता। लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है, डॉक्टरल लेवल थीसिस जो होता है पीएचडी लेवल, मतलब इसका मतलब क्या कर रहा है, ये कह रहा है पीएचडी लेवल, ठीक है भाई। पीएचडी लेवल के लिए जो होता है, अब मैं बताता हूँ, ये होता है पीएचडी लेवल का जो होता है, उसमें क्या होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक है। इन सब में फॉर्मेट तो नहीं होता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट है एथिकल, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डोंट
इन्वॉल्व गाइडलाइन फॉर, ठीक है, क्या दिया है, एथिकल, एथिक्स होता है, आपको पता है, कुछ मैटर कैसे चुराना नहीं, अगर पीएचडी आप कर रहे हो ध्यान रखो इस चीज का, रेफरेंस देखना है आपको। थीसिस फॉर्मेट्स, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी एंड डाटा शेयरिंग पॉलिसी। दोस्तों पता है कि एथिक्स नॉर्म्स होता है किसमें नहीं, डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन, यह किसमें अलाउ नहीं करता है। तो आप अगर रिसर्च करते हो तो थीसिस जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, फॉर्मेट जो होता है उसमें आप कॉपीराइट नहीं चलेगा, पेटेंटिटी पॉलिसी अप्लाई नहीं चलती है, ठीक है, और इन सब में तो मान लो आप चला सकते हो, लेकिन आपका जो थीसिस फॉर्मेट इसमें नहीं चलाना पड़ता है, क्योंकि आप एथिकल होता है, अगर कोई कहीं मैटर लियो हो, आप दिखा रहे हो, बता रहे हो, तो आप उसका रेफरेंस देना जरूरी है। मोस्टली कोशिश करो आपका बनाया चीज हो आपका हो, ठीक है, इसमें डोंट इन्वॉल्व गाइडलाइन फॉर एथिकल नॉर्म्स, ठीक है, तो इसमें चीज होता है। ओके आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, आपका आता है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि which one of the following is a good method of teaching, है तो बहुत छोटा सा, इनमें से निम्नलिखित में कौन सा बढ़िया वाला है शिक्षण तरीका, बताओ, ठीक है, कौन सा है सबसे अच्छा आपका है, लेक्चर एंड डिक्टेशन, सेमिनार प्रोजेक्ट, सेमिनार एंड डिटेक्शन एंड डिक्टेशन है, इस तरह से प्रश्न आते हैं, हायर एजुकेशन से आते नहीं है, इसलिए इसमें से आते हैं प्रश्न आपको। दोस्तों मैं बता दूं, जो नीचे दिया हुआ स्टेप इसमें से अगर देखा जाए, जो गुड मेथड ऑफ टीचिंग का है ये सेमिनार एंड प्रोजेक्ट है, ठीक है, सबसे अच्छा टीचिंग का है, लेक्चर एंड डिक्टेशन का नहीं, डिक्टेशन किसी में नहीं, डिक्टेशन जिसमें आता है वो गलत हो जाता है, याद रखो, ठीक है, आपको डिक्टेशन नहीं रखना है, आप इसे सेमिनार एंड प्रोजेक्ट रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे दिया हुआ है कि टीचर यूज टीचिंग एड फॉर, जो टीचर है टीचिंग सहायक उपकरण यूज करता है, वह किसके लिए यूज करता है, ठीक है, मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग नहीं भाई, इसके लिए यूज करता है, मेकिंग टीचिंग विद, एक मिनट जस्ट, या विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, या मेकिंग स्टूडेंट्स अटेंटिव, या फिर द सेक ऑफ इट्स यूज। तो देखिए याद रखिए, जो टीचर होता है जो यूज करता है, शिक्षक सहायक सामग्री टीचिंग एड यूज करता है ना, वो अगर आप पीएचडी कर आप पढ़ रहे खुद आपको पता होगा, उससे क्या होता है, बच्चों जो टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, बच्चों को जो लेवल उसके अनुसार यूज करते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर कोई टीचर पढ़ाता है, सहायक उपकरण शिक्षण प्रदान करता है, जैसे मैं एग्जांपल, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं शिक्षण सहायक रूप में ये आपका पॉइंटर, इरेजर, कलर दे रहा हूँ आपको, लाइन खींच रहा हूँ, क्या है, आपको इससे पता चलेगा कौन सा इसका ऑप्शन फिक्स है। अगर मैं ऐसे बोल दूं हाँ ये सब ना यहाँ पर, मान लो यहाँ पर है, ठीक है, अब इसका बोल दो टीचर यूज टीचिंग एट, बी विल बी करेक्ट आंसर, आपको पता चलेगा क्यों ये सही हुआ कौन गलत हुआ। इसलिए अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आपको एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज मैं कट करके बता रहा हूँ कौन चीज है किस लिए है, आपको इसीलिए टीचर यूज करता है, मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको बच्चों को अंडरस्टैंडिंग लेवल को, समझदारी स्तर को देखते हुए ये सहायक उपकरण यूज करता है टीचर, ठीक है, तो ये है क्या, वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, सबसे अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स, अच्छा सबसे जो इफेक्ट रखता है टीचिंग का वो किस पर रखता है, क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, कभी नेट पर पूछता है आपको कि टीचर की कितनी क्वालिफिकेशन है, या पर्सनल जो टीचर कितना सुंदर है, कितना अच्छा, या फिर हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, टीचर कितना अच्छा लिखता है, या फिर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर, ठीक है। तो भाई मैं बता दूं ये जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, टीचर क्वालिफिकेशन हमसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्राइटेरिया रखता है नियुक्ति के लिए, उसके लिए होता है, पर्सनालिटी हमसे कोई मतलब, गोरे हो काले हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिखते हो अपनी जगह है, सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर का मतलब यहाँ क्या है, अगर आप, ठीक है, अगर आप मैथ पढ़ा रहे हो, क्या मैथ पढ़ा तो आपको ये विषय एकदम हुनर होना चाहिए, ठीक है, अगर आप उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हो, क्या इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपको पूरा दिन मास्टरी होनी चाहिए सब्जेक्ट की, इससे क्या होता है आप टीचिंग क्या होती है प्रभावित होती है, बच्चों के लिए बहुत प्रभाव डालता है बच्चों के लिए, आप दुबले पतले झेंगुर जैसे दिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, आपका सब्जेक्ट पे कितनी कमांड है, ठीक है, आप कितना पढ़ाते हो, इससे बच्चों के अंदर प्रभावित होता है, क्लास प्रभावित होता है, टीचिंग प्रभावित होता है, तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है, या इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स करता है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है टीचिंग अब कितनी अच्छी होगी।
ओके दोस्तों, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, फिर आप ये आप यहाँ पर सेकंड सीरीज आपका समाप्त होता है, और हम अब फिर आपको अगले दिन मिलेंगे अगले इसी टाइम और इसी सीरीज को लेते हुए, इसके नेक्स्ट सीरीज को लेते हुए। तब तक के लिए आप दोस्तों अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्त, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और यूजीसी इंटरनेट की तैयारी करते रहिए, ठीक है।